गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। घर पे रह कर के आप लोग बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ दिन ही में ही आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे, फिर आप जो है क्लास में भी जा कर के पढ़ाई कर सकते हैं। खास करके मैं ये वीडियो जो है 10th क्लास जो सीबीएसई एनसीईआरटी या कहें सीबीएसई का जो टर्म 2 होने वाला है, फाइनल एग्जामिनेशन होने वाले उन बच्चों, प्यारे बच्चों के लिए हमने ये वीडियो क्लासेस लेकर के आए हैं। और उनमें से उन लोगों के लिए एक आवश्यक इन्फॉर्मेशन है कि कंप्लीट साइंस का मतलब बायो, फिजिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री सभी का क्लासेस आपको इस पे प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में साथ एसएसटी की जो क्लासेस है, सोशल साइंस की जो क्लासेस है, जिसमें आपकी में मुख्य रूप से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और आपकी ज्योग्राफी की भी क्लासेस उपलब्ध होगा, प्रोवाइड किए करवाया जाएगा। बिफोर द एग्जामिनेशन आपके सभी वीडियो जो है इस पे अपलोड कर दिए जाएंगे। साथ में साथ जो सैम्पल पेपर है या जो पॉसिबल प्रश्न हो सकते हैं उनका भी डिस्कशन और इस पे डिबेट किया जा सकता है और उनका भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे। और ये मुख्य रूप से मेन रूप से जो हमारा एनसीईआरटी मेन फोकस करते हुए इस पाठ्यक्रम को, सिलेबस को तैयार किया गया है। पाठ्यक्रम सीबीएसई के लिए ही मेन रूप से इसके लिए बनाए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से आज हमारा मेन जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका 3 से 4 वीडियो आने वाले हैं, जिसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जो भी आसपास चीज़ें देखते हैं, है ना, आसपास चीज़ें क्या देखते हैं, जिसको हम लोग मैटर कहते हैं। मैटर, जो भी आसपास मैटर देखते हैं सराउंडिंग में, है ना, वो हमारा किससे मिलकर के बने होते हैं? एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं, मिक्सचर हो सकते हैं, या डिफरेंट टाइम्स के एलाइव्स हो सकते हैं। ले आने की एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर मुख्य रूप से होते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्यों स्टडी करते हैं? तो देखो, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को स्टडी करने की जो प्रोसेस है, जिसको हम लोग कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन ए टेबल, इज एज पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल है, जिसमें एलिमेंट का अरेंजमेंट करने की प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। एलिमेंट को स्टडी एक सीक्वेंस के आधार पर, एक अरेंजमेंट के आधार पर पढ़ने का जो प्रयास करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल कहते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकरण इस आधार से किया गया है कि उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी लगभग एक जैसा हो, तो उनको एक ग्रुप में या एक पीरियड में पढ़ने का प्रयास किए गए हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेबल्स कहते हैं। पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करते हैं। अदरवाइज सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं एलिमेंट्स क्या होता है। तो एलिमेंट्स मेड अप फ्रॉम द एटम्स, यानी कि एलिमेंट जो होते हैं किससे मिलकर के बने होते हैं? वो एटम से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि हम लोग ये भी जानते हैं कि एटम किससे मिलकर के बने होते हैं। तो जनरली जो एलिमेंट्स में एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। यहाँ जो सिलेबस में हमें दिया गया है वो 118 एलिमेंट के बारे में नोन है, 118 एलिमेंट के बारे में हम लोग नोन है। इनमें से 2 कैटेगरी बनाया गया है। एक कैटेगरी को हम लोग क्या कहते हैं? एक को हम लोग कहते हैं यानी कि नेचुरल बेसिस एलिमेंट, यानी नेचर अकरिंग एलिमेंट्स। लगभग में 92 एलिमेंट जो होते हैं नेचुरल अकरिंग होते हैं, नेचर में डायरेक्ट एग्जिस्ट करते हैं। जबकि 26 एलिमेंट जो होते हैं, जिसको हम लोग साइंटिफिक एलिमेंट्स कहते हैं, मैन मेड कहते हैं, आर्टिफिशियल एलिमेंट जानते हैं। यह हमारा न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था। जबकि ओल्ड एनसीईआरटी जिस बुक से मैं भी आपको टीच कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग 118 एलिमेंट्स आर डिवाइड इन टू क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज ए 94 आर नेचुरल अकरिंग एंड 24 इज ए यानी साइंटिफिक या मैनमेड कह सकते हैं या आर्टिफिशियल कह सकते हैं, जो आपको इच्छा हो कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को क्यों अरेंज किया जाता है। तो एक सिंपल से एग्जांपल से लेकर के समझने का प्रयास करें कि जब हम मार्केट जाते हैं, तो मार्केट में जाते हैं, अलग अलग शॉप को विजिट करते हैं, जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि अलग अलग जो सब्सटेंस होते हैं, अलग जो कॉमोडिटीज़ होते हैं, अलग अलग जो गुड्स होते हैं, उसको पार्टिकुलर बॉक्स में रखा जाता है। एक नेचर वाले जैसे को एक नेचर में रखा जाता है, अदर नेचर वाले को अदर नेचर में रखा जाता है। किसके बेसिस पे? किसी न किसी बेसिस पे, यूजेज के बेसिस पे, उपयोग के बेसिस पे, या कह सकते हैं उसका यूटिलिटी के बेसिस पे, या उसके जो है
क्या कस्टमर के अकॉर्डिंग जो होता है एक अरेंजमेंट किया जाता है, सीक्वेंस बनाया जाता है, ताकि कस्टमर को ढूंढने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए, या सामान को निकाल करके देने में कस्टमर को क्या हो, आसानी हो। सेम वह उसी तरह एलिमेंट को भी एक अरेंजमेंट प्रोसेस के द्वारा इस तरह स्टडी करना कि एक तरह के सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को अगर एक को स्टडी करें तो दूसरे एलिमेंट को भी क्या करें, आसानी से उसके बारे में एक तरह से हम बायोग्राफी उसका आइडिया लगाए जा सकते हैं। तो ऐसे एलिमेंट को अरेंज करने के लिए ही हम पीरियोडिक टेबल का निर्माण, आवर्त सारणी का निर्माण करने का प्रयास किया गया। प्रयास करने का मतलब है अभी तक बना नहीं है, हम अभी स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, है ना। हालांकि हमें अगर टोटल की बात करें तो सबसे पहला जो स्कॉलर आए थे इसमें, जिसका नाम था डेवनाइनर ने लॉ ऑफ ट्रेड्स दिया। दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था न्यूलैंड्स, इन्होंने जो लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। जबकि थर्ड जो हमारा साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मैंडलिप ने भी पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले बनाने का प्रयास किए थे, लेकिन अल्टीमेट वो भी फेल रहे। तो फोर्थ नंबर जो हमारा आता है पीरियोडिक टेबल, जो हमारा हेनरी मोसले के द्वारा दिया गया है, जिसको MPT यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले 1 बाय 1 हम सबको स्टडी करेंगे, 3 से 4 वीडियो में आपकी क्लास को कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक समझने का प्रयास करते हैं कि डोबेराइनर ने क्या लॉ दिया था। तो डोबेराइनर ने जो लॉ दिया था, जिसको लॉ ऑफ ट्रेड्स कहते हैं, लॉ ऑफ ट्रेड्स के माध्यम से डोबेराइनर ने एलिमेंट को अरेंज करने का प्रयास किया था। और एलिमेंट को अरेंज करने की जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस है, उन्होंने इसको क्या कहा था, लॉ ऑफ ट्रेड्स। लॉ ऑफ ट्रेड्स का मतलब कि हिंदी में कहेंगे तो तिर्यक का सिद्धांत। इस तिर्यक के सिद्धांत के तहत डेवनाइनर ने एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स को रखे। मान लीजिए एग्जांपल्स के रूप में ABC 3 एलिमेंट को रखा। इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर, एक जैसे थे, जिसके बेसिस पर इन्होंने इसको एक ग्रुप बनाया, जिसको लॉ ऑफ ट्रेड्स कहते हैं। लॉ ऑफ ट्रेड्स यानी इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर द सिमिलर, एक जैसे थे, और इसको अरेंज करने का प्रयास किए। टोटली इन्होंने लगभग में 5 ट्रेड्स यानी टोटल 5 ट्रेड्स इन्होंने निर्माण किए थे। उसमें से 4 इनका सक्सेसफुल रहा और 1 नंबर जो हो रहा इनका, 1 नंबर जो था फेलियर हुआ। टोटल 5 दिए, 5 ट्रेड्स बनाए, 5 ट्रेड्स में से 4 सक्सेसफुल रहा, 1 फेलियर रहा। क्लियर। और नेक्स्ट जो इन्होंने जो लॉ ऑफ ट्रेड्स दिए, उन्होंने इसको मेथड बताए। मेथड क्या था उनको समझने का प्रयास करते हैं। मेथड क्या था, डेवनाइन का मेथड क्या था, इनको समझने का प्रयास करते हैं। जिस समय इन्होंने एलिमेंट का अरेंजमेंट करने का प्रयास किए थे, लगभग में 21 एलिमेंट डिस्कवर कर चुके थे और डिस्कवरी हो गया था। उस 21 एलिमेंट को उन्होंने लगभग 3 एलिमेंट को एक ग्रुप बनाए। मान लीजिए ABC, है ना, 3 एलिमेंट को एक में रखे, और इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर थे और इनको एक ग्रुप में रखा। इसी तरह कितने ट्रेड्स बनाए थे, टोटल 5 बनाए थे। 5 में से 4 सक्सेसफुल रहा, 1 क्या रहा, फेलियर रहा। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो सेकेंड इन्होंने जो लॉ बताए थे, उस लॉ में इन्होंने ये कहा था कि मान लिया जाए ABC, है ना, ये 3 अलग अलग एलिमेंट्स है, तो B का एटॉमिक मास, A का एटॉमिक मास प्लस C का एटॉमिक मास डिवाइड अपॉन 2 के बराबर हो जाए, तो ये तीनों एलिमेंट को उन्होंने एक में रखा। इसका मतलब ये फर्स्ट वाला का थर्ड वाले का सम डिवाइड अपॉन 2 इक्विवेलेंट टू किसके एटॉमिक मास के बराबर होना चाहिए, B के एटॉमिक मास के बराबर होनी चाहिए। इसी को लॉ ऑफ ट्रेड्स इन्होंने कहा, लॉ ऑफ ट्रेड्स कहा, है ना। किसके बेसिस पे अरेंजमेंट किया था, एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्होंने अरेंजमेंट करने का प्रयास किए थे। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करने का प्रयास किए थे। इसके साथ ही कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के भी समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक टर्म आया था हमारा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, देखो एटॉमिक मास जैसे कि हम लोग जानते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एटम से मिलकर के बने होते हैं, और एटम जो मिलकर बने होते हैं वो किससे मिलकर के बने होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और किससे मिलकर के बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। तो जो सम ऑफ
एटॉमिक मास इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। जनरली एटॉमिक मास को ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, इक्वल टू पी प्लस एन के बराबर होगा। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम के बराबर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब एग्जाम्पल्स के रूप में सबसे पहले हम लेते हैं, एक और एग्जाम्पल्स लेकर समझने का प्रयास करते हैं। इनका ही ट्रेड्स है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब इनके अकॉर्डिंग, इसके लॉ के अकॉर्डिंग सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा, सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा, लिथियम का एटॉमिक मास प्लस पोटेशियम का एटॉमिक मास डिवाइड अपॉन 2। तो देखो लिथियम का एटॉमिक मास कितने के बराबर होता है, लिथियम का एटॉमिक मास आपका 7 हो गया, प्लस पोटेशियम, पोटेशियम का कितना होता है 39। दोनों को सम कीजिएगा, डिवाइड अपॉन 2 कितना आएगा, लगभग 46। 46 को डिवाइड करिएगा, है ना, तो डिवाइड करिएगा 46 डिवाइड अपॉन 2 कितना 23। और 20 किसका होता है, सोडियम का होता है। तो देखिए इसमें इनका जो लॉ है फिट बैठता है। इसका मतलब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इनके अकॉर्डिंग क्या होगा, एक ग्रुप का मेंबर होगा, यानी ये पहला टेट्स बना। तो टोटल कितने टेट्स बने थे, 5 टेट्स थे। तो सबका नाम लिख लेते हैं वन वन कर करके। पहला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यह पहला टेट्स। दूसरा टेट्स कैल्शियम, स्ट्रेंटियम, Sr, बेरिलियम, Ba, दूसरा टेट्स। तीसरा टेट्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन, ये तीसरा टेट्स। फोर्थ ट्रेड्स हमारा सल्फर, सेलेनियम, ट्यूटेलियम, ट्यूटेलियम, यह हमारा फोर्थ ट्रेड्स। फिफ्थ नंबर ट्रेड्स लिखिएगा, फिफ्थ नंबर हमारा हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, यह हमारा फिफ्थ नंबर ट्रेड्स हो गया। तो टोटल कितने ट्रेड्स दिए थे, 5। कितने एलिमेंट अवेलेबल था, 21। तो 21 एलिमेंट अवेलेबल था। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स क्या है कि 21 एलिमेंट्स अवेलेबल था और 5 ही ट्रेड्स दे पाए। इसका मतलब जो भी टोटल एलिमेंट अवेलेबल था उनको भी ये अरेंज नहीं कर पाए। तो इसका मतलब जो सिद्धांत होगा तो पहली बार में फेलियर हो गया। दूसरा फेलियर होने का कारण इन्होंने कहा कि सम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का सम डिवाइड अपॉन 2 किसके एटॉमिक मास के बराबर होगा, मिडिल वाले के बराबर हो जाएगा। लेकिन जल्दी ही इनका जो है सिद्धांत फेलियर रहा। इस एलिमेंट को चेक कीजिए, इस एलिमेंट को चेक कीजिए, इस ग्रुप वाले को हमने लास्ट ग्रुप कौन बताया था, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। तो इसका अकॉर्डिंग फास्फोरस इक्वल टू नाइट्रोजन प्लस आर्सेनिक के सम के बराबर होने चाहिए, डिवाइड अपॉन 2 के बराबर होना चाहिए। यानी कि 14 प्लस 74.9 डिवाइड अपॉन 2 और ये करिएगा तो अल्टीमेट इसमें भी क्या रहे, फेलियर हो गए। अल्टीमेट जो है फेलियर रहा। तो 5 ट्रेड में से 4 तो सक्सेसफुल इनके अकॉर्डिंग हो गया और लास्ट जो हमने बताया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये भी ग्रुप जो होगा इनका जो लॉ ऑफ ट्रेड्स रहा यहाँ पर भी फेलियर रहा। क्लियर हुआ। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं नॉन लिविंग हो किससे मिलकर के बने होते हैं, नॉन लिविंग थिंग किससे, एटम से मिलकर के बने होते हैं। और एटम किससे मिलकर के बने होते हैं, एलिमेंट से मिलकर के, एटम से ही मिलकर क्या बने होते हैं, एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं। और जो भी इन्होंने सिद्धांत दिए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, डेट मीन्स कह सकते हैं कि एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट को अरेंज करने का प्रयास किए, ट्रेड्स बना, लॉ ऑफ ट्रेड्स देने का प्रयास करें, अल्टीमेटली ये क्या रहा, फेलियर रहा। अब दूसरा जो साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है न्यूलैंड्स, या इनको जो है अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स के नाम से भी जानते हैं। ये भी जो है एक प्रकार के जो हमारा जो हमने लॉ पढ़ा था उनको ही आगे बढ़ाने का प्रयास किए या नए तरीके का अरेंजमेंट करने का प्रयास करते हैं। जस्ट लाइक ये भी साइंटिस्ट हैं और इन्होंने जो अपना लॉ दिए, प्रोपाउंड किए, लगभग 1865 से लेकर के 66 में इन्होंने इस लॉ को देने का प्रयास किए। इंग्लिश साइंटिस्ट है, ब्रिटिश साइंटिस्ट है। एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इन्होंने अपना जो
एक तरह से लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव इनके सिद्धांत को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर इन्होंने देने का प्रयास किया। स्टार्टिंग लोएस्ट एटॉमिक मास इनका क्या था, एटॉमिक मास हाइड्रोजन था। इंडेंट द थोरियम इज अ 56। इस समय टोटल एलिमेंट्स 56 एलिमेंट का डिस्कवरी हो गया था। स्टार्टिंग का एलिमेंट हाइड्रोजन था, लास्ट एलिमेंट क्या था, थोरियम था। बट इन्होंने जो भी लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया अल्टीमेटली जो है कैल्शियम तक सक्सेसफुल रहा। आफ्टर द कैल्शियम दिस लॉ अल्टीमेट टू द फेलियर हो गया। तो इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था इसको समझने का प्रयास करते हैं कि लॉ ऑफ ऑक्टेव था क्या। देखो कि एक आप लोग मतलब इंडियन एक गाना सुने होंगे, या कहें कि गाने म्यूजिक का धुन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। स्टार्टिंग एक नंबर, लास्ट एलिमेंट कौन है, लास्ट कौन सा है, 8। तो अकॉर्डिंग टू द दिस लॉ लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू द दिस लॉ एवरी एट एलिमेंट्स having physical and chemical property with respect to the first element। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 18 के बाद 19 के बाद 20 21। देखो फर्स्ट का जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होगा किसके सिमिलर होगा, 8 वाले का। और फर्स्ट 8 और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, 15 का। इसका मतलब अगर इस एलिमेंट को पढ़ लिया जाए, इस ग्रुप को पढ़ लिया जाए तो 1 8 और 15 को अलग अलग सेपरेट पढ़ने के स्टडी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह 2 9 और ये हमारा 16 नंबर है, अगर इसको स्टडी कर लिया जाए, 2 को स्टडी कर लिया जाए तो 9 और 16 को स्टडी करने का, सेपरेट करने का कोई स्टडी नहीं। इसी को इन्होंने अरेंज करने का प्रयास किए, सा रे गा मा पा दा नी सा, इंडियन सॉन्ग में है ना, इंडियन म्यूजिक सॉन्ग में। जबकि अगर हम इसी को ब्रिटिश में कहेंगे या दूसरे धुन में, हमारा ये लॉ ऑफ ऑक्टेव है जिसको हम दूसरा धुन में क्या कहेंगे, दो रे मी पा फा सो ला टी, है ना। हर एक जो 8 का प्रॉपर्टी 1 का प्रॉपर्टी किसके बराबर, 8 के बराबर हो जाएगा, और ये किसके बराबर, 15 के बराबर हो जाएगा। आने की इस तरह का अरेंजमेंट करने का प्रयास किए। तो सबसे पहले इन्होंने न्यू लैंड जो इन्होंने सिद्धांत दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। लॉ ऑफ ऑक्टेव के समय आने की जो हमारा न्यू लैंड के समय 56 एलिमेंट का डिस्कवरी हो चुका था। 56 एलिमेंट में सबसे पहला एलिमेंट जो हमारा था हाइड्रोजन था, लास्ट एलिमेंट थोरियम था। दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली कैल्शियम तक के लॉ सक्सेसफुल रहा। आफ्टर द कैल्शियम दिस लॉ विल बी फेल, ये कैल्शियम के बाद ये लॉ क्या हो गया, फेल हो गया। तो अल्टीमेटली दिस स्कॉलर इज आल्सो फेलियर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, और एलिमेंट को अरेंज करने में ये भी साइंटिस्ट क्या हो गए, फेल रहे। जैसे कि इनमें दिया होगा, इसमें देखेंगे सबसे, है ना, ये तो अब आ रहा है, हाइड्रोजन को छोड़ो, हाइड्रोजन का पोजीशन भी नहीं बता पाए। दूसरी चीज़ है ना, स्टार्टिंग लिथियम, उसके बाद बेरिलियम 1 नंबर हो गया, 2 नंबर 3, है ना, 4 5 6 है ना, 6 के बाद 7। इसी तरह अल्टरनेटिव क्या होता रहा, चेंज रहता। दूसरा डिमेरिट्स इनमें ये है कि देखो कि 2 एलिमेंट को एक साथ भी रखे हैं, जिसमें कोबाल्ट और निकेल, जिसकी चर्चा हम लोग आगे फेलियर में करने वाले हैं, कि 2 एलिमेंट को सेम प्रॉपर्टी वाले यानी कि इनके अकॉर्डिंग सेम प्रॉपर्टी वाले को एक भी साथ भी रखे हैं, यहाँ पर भी देखिएगा, तो अल्टीमेटली फेलियर का कारण बना। और ये भी लॉ क्या है, लॉ ऑफ ऑक्टेव भी क्या रहा, फेल रहा। फेल क्या क्या रीजन से रहा, इसको देखने का प्रयास करते हैं। पहला फेल होने का रीजन था, इट इज अ फाउंड द लॉ ऑफ ऑक्टेव, कोई शक नहीं है कि इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू द कैल्शियम तक ही क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। आफ्टर कैल्शियम एवरी 8 एलिमेंट्स डिड नॉट
पॉसेस द प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। और कैल्शियम के बाद एक कोई ज़रूरी नहीं कि जो फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी था वो 8 के बराबर ही हो जाए, अगले नेक्स्ट 8 के बराबर ही हो जाए, तो पहला फेल होने का कारण हुआ। सेकेंड पॉइंट, इट इज एज्यूम्ड बाय द न्यूलैंड्स ओनली 56 एलिमेंट। देखो उस समय तक 56 एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ था, तो उनको यही लगा कि ये लास्ट एलिमेंट है, इसके बाद कोई डिस्कवरी होने वाला एलिमेंट का नहीं है। इन ए नेचर डू नॉट मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर इन द फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में इन्होंने प्लान भी नहीं बताया, बट लेटर ऑन ए सेवरल न्यू एलिमेंट आर डिस्कवर। उसके बाद कई सारे एलिमेंट का क्या हुआ, डिस्कवरी हुआ, हुज प्रॉपर्टी डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव। और वो प्रॉपर्टी जो होता है लॉ ऑफ ऑक्टेव में फिट नहीं बैठा। थर्ड जो पॉइंट इसमें डिमेरिट्स है, इन द ऑर्डर ऑफ द टू फिट द एलिमेंट्स। जो एलिमेंट इन्होंने फिट किया, जो अरेंजमेंट किया, यानी जो अरेंजमेंट ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव के तहत जिस एलिमेंट को अरेंज भी कर लिया ऑन द टेबल, न्यूलैंड एडजस्ट किया 2 एलिमेंट इन द सेम स्लॉट। और 2 एलिमेंट को इन्होंने कई बार क्या रखा, एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट को भी रखा। बट सम अनलाइक एलिमेंट्स, जबकि उन दोनों का प्रॉपर्टी एक जैसा मिलता भी नहीं था, इन ऑर्डर द सेम, जस्ट लाइक निकेल एंड कोबाल्ट की बात करते हैं, आर द सिमिलर स्लॉट में रखा, एंड दिस आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम इन द, जिसमें फ्लोरीन रखा, क्लोरीन रखा, ब्रोमीन रखा। क्या पॉसिबल है जो कोबाल्ट और निकेल का प्रॉपर्टी अलग अलग होने के बावजूद भी उनको एक स्लॉट में रखा, साथ में साथ ये भी इन निकेल और कोबाल्ट को उस कैटेगरी में रखा जहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन था, जो कि अलग हाइलो ग्रुप बनाते हैं, इनकी अलग प्रॉपर्टी होता है, विच हैव देयर डिफरेंट प्रॉपर्टी, जबकि इसके डिफरेंट प्रॉपर्टी हैं। प्रॉपर्टी इन दिस एलिमेंट, आयरन भी चीज़ें रिसेंबल कोबाल्ट, वो कोबाल्ट से रिसेंबल होते हैं, एंड द निकेल इन द प्रॉपर्टी हैज बीन द प्लेस्ड अवे इन द एलिमेंट्स, विच डिस्कवरी इन द नोबेल गैस, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द नोबेल गैस लॉ ऑफ ऑक्टेव बिकम द इररिलेवेंट। जब नोबेल गैस की डिस्कवरी होता है, इनर्ट गैस की डिस्कवरी होता है, तो जो है लॉ ऑफ ऑक्टेव होता है वो इररिलेवेंट हो गया, मतलब उपयोगिताहीन हो गया, बेकार हो गया। दस न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव वर्कड बेल विथ लाइटर एलिमेंट। देखो कि इसकी कुछ मेरिट्स भी हैं और बहुत ही लिस्ट मेरिट्स है, जिसमें मेरिट्स में क्या है कि ये छोटे छोटे एलिमेंट्स में जो है अप्लीकेबल तो लॉ ऑफ ऑक्टेव होता है, लेकिन बड़े बड़े एलिमेंट में क्या होता है, अल्टीमेटली लॉ ऑफ ऑक्टेव विल बी फेलियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इससे आगे की श्रृंखला सीरीज शुरू करेंगे। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।